so much for the very brief introduction. Uh, Starting from myself, okay, so my name is Khuzama, as you all know. Uh, I have worked for like multiple companies so far over the course of like 6 to 7 years now. Currently, I'm working as head of performance and corporate affairs at StarTech Bazaar. StarTech Bazaar is a sister company of TapMed Pakistan and Sampasa Pakistan. Before that, I was working at Group M. I was handling accounts like British American Tobacco. And before that, I was at TCS working with Salman Bhai himself. And before that, I've also worked for uh, Cellsoft Technologies. I had my own businesses as well. So there's this company called Codistic as well, which operates in UK in Pakistan. So I am handling their performance marketing as well currently at the moment. Uh, uh, Coming right to the point, firstly, I would want to know the basic funnels about the digital marketing. Like, are you guys aware of it? About the funnels of digital marketing? Yep, kind of. Okay. So, ये हमने बहुत normally सुने भी होंगे that top of the funnel is awareness, mid of the funnel is consideration, and then the bottom of the funnel is conversions. And then फिर conversions के अंदर हम split करते हैं as acquisitions and retention. तो जो टॉप ऑफ द फनल होता है दैट इज ऑलवेज द पुश मार्केटिंग. आप लोगों को चीज अपनी दिखा रहे होते हो, वो ज्यादा एसोसिएट होती है विद ब्रांड अपलिफ्टिंग. अच्छा, अब उसके अंदर कैंपेन्स के तीन डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं. आप जो भी चीज डिजिटली कर रहे होते हो. अच्छा, उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर कर दूंगी. सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड रनिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप एक कंटेंट उठाते हो, आप उसको पोस्ट कर रहे होते हो, आपकी एक पूरी एक स्ट्रेटेजी बनी होती है कि वीक में कितनी पोस्ट जानी चाहिए, कितनी स्टोरीज जानी चाहिए, किस टाइम पे लोग एक्टिव होते हैं, किस टाइम पे नहीं होते, और वो टोटली ऑर्गेनिकली हो रहा होता है. फिर जो एड्स होते हैं, जो आप एड रन कर रहे होते हो, जो स्पॉन्सरेट करके शो भी हो रहे होते हैं, उन पे ऑब्वियसली आपके पैसे लग रहे होते हैं, और उस पर हर एड की एक जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है. अब जैसे अगर सेल्स का सीजन देखा जाए, तो मेजॉरिटी लाइक 99% ऑफ द ब्रांड्स जो हैं वो बॉटम फनल के ऊपर कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं. उनकी सेल्स कैंपेन होती है जिसके ऊपर कॉल टू एक्शन होता है शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, एंड डायरेक्टली आप उनके वेबसाइट पे जाते हो और आप वहाँ से परचेज कर सकते हो. फिर कुछ कैंपेन्स ऐसे होती हैं, जैसे अभी आपके पास वर्ल्ड कप आया या 14 अगस्त आ रही हो, तो आप देखेंगे कि सुपर के एड्स रन होना शुरू हो जाते हैं, वो जिंगल्स बना रहे होते हैं, और बेसिकली इट्स जस्ट अ वीडियो, बट वो सिर्फ आपकी अवेयरनेस के ऊपर रन हो रही होती है. कंसिडरेशन क्या चीज़ है, विच इज़ द मिड ऑफ द फनल. कंसिडरेशन के अंदर आप बेसिकली ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट के ऊपर या आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इंगेज करवा रहे होते हो लोगों को, वो आके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. सो फार किसी को कोई भी क्वेश्चन है या अभी एवरीथिंग इज क्लियर सो फार? क्लियर मिडल है सर. से एक दफा दोबारा गाइड कर दें. ओके, सो आपका जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ऑर्गेनिक साइड पे, दैट इज डिफरेंट, एंड आपकी जो पेड Guys, these are परफॉर्मेंस recorded. मार्केटिंग है. Whatever, just give me a second. These are all recorded sessions, so whatever he's saying can be rechecked in the recording. There's nothing to worry about if you miss out on anything. ओके ओके ओके, सही है. अगर कोई क्लैरिटी नहीं है सो फार, सो मैं उसको बता देता हूँ, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड मैं इनको जब ओपन कर रहा हूँ तो आई जस्ट वांट कि आप लोग बेसिक साइड पे क्लियर हो. ओके, सही है. तो आपके पास जब ये कैंपेन्स आ जाती हैं, तो अब सारी कैंपेन्स जो हैं डिफरेंट तीन तीन फनल्स की, वो आपस में, जो आप आईएमसी बात कर रहे हो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो इन कैंपेन्स के अंदर भी एक सिनर्जी होनी चाहिए. सबसे पहले आप अवेयरनेस पे कैंपेन रन करते हो, आप पुश करते हो, लोगों को दिखाते हो कि आपका ब्रांड क्या है, जिसको आप ब्रांड अपलिफ्टिंग भी कह रहे होते हो. आप लोगों को दिखा रहे होते हो कि भाई दिस इज द ब्रांड नेम, हम ये कर रहे हैं. उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी होती है, कभी कभार आप बहुत एक टीजर टाइप कंटेंट भी बना के डाल रहे होते हैं. उससे ये होता है कि आपका जो फेसबुक हो गया या आपका इंस्टाग्राम हो गया, जिसको आप मेटा कहते हैं, मेटा पिक्सल कह लें आप, आपका गूगल अकाउंट हो गया, उसके ऊपर डेटा आ रहा होता है कि आपने भाई अवेयरनेस कैंपेन रन की, उसके ऊपर किन लोगों ने एंगेज किया है विद योर कंटेंट.
इंटरेस्ट डेवलप किन लोगों का हुआ जिन्होंने आके इंटरेक्ट किया इसके साथ। फिर जब आप कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन कैंपेन्स रन करते हैं तो नाउ दैट सिस्टम ऑलरेडी नोज के भाई इस तरह के लोग हैं जो कि ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर। एंड देन फिर उन कैंपेन्स के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन भी आता है जिस पे आप अपनी बहुत ही टारगेट ऑडियंस डिफाइन करके पुश करते हो। तो ये एक 3 कैंपेन्स की टाइप्स हैं और उन टाइप्स को आप फनल्स के साथ रिलेट करते हो एंड देन उसके अकॉर्डिंग करते हो। पहले ये होता था कि एल्गोरिदम के अंदर कंटेंट इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता था। एज फार एज ज़्यादा ये देखा जा रहा होता था कि भाई आप अच्छा बजट स्पेंड कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन जो है कंटेंट साइड पे नहीं बट आपके जो कैप्शन वगैरह वो चीज़ों को डिफाइन कर रहा है तो चल जाती थी। बट नाउ ओवर द टाइम थिंग्स हैव इवॉल्व प्रीटी मच। अब आपका जो कंटेंट है वो 60% मैटर करता है कि अगर वो कंटेंट अलाइन नहीं कर रहा विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस तो नो मैटर आप कितना भी उस पर बजट लगा दो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अरीब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Q&A is for the end of the session, so we'll just hold these questions. Once you're done, अपने questions note कर लें, because इसके बाद फिर हमारा कोई speaker session नहीं है, तो जो भी questions हैं वो इसके खुज़ैमा के session के बाद हम कर लेंगे. Sorry खुज़ैमा, please continue. Okay. So now the question comes कि आप मॉनिटर कैसे कर रहे हो? आपने लोगों को दिखा दिया, लोगों ने देख भी लिया, लेकिन आप उसको क्वांटिफाई कैसे कर रहे हो? कौन से ऐसे की मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनसे आप मॉनिटर कर सकते हो? यहाँ पे आप लोगों को इम्प्रेशंस एंड रीच में डिफरेंस पता है? जस्ट अ क्वेश्चन, अगर ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा इफ यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट और नॉट. It's a difference between the clicks versus the actual impact, right? Okay, so basically impressions are जो basically आपका जो कंटेंट है वो कितनी दफ़ा एक सर्टेन प्लेसमेंट के ऊपर विजिबल हुआ है। लाइक अब जैसे मेरा फ़ोन है, इसके ऊपर मेरी फीड के ऊपर एक ही ऐड अगर 3 दफ़ा शो हो रहा है तो इट मीन्स कि वो मेरे पास 3 इंप्रेशंस हैं। अभी मैंने उस पर क्लिक भी नहीं किया है और अभी वो सिर्फ मुझे शो हुआ है, तो शो हो गया 3 दफ़ा मीन्स आपके 3 इंप्रेशंस काउंट हो गए। नाउ व्हाट इज़ रीच? रीच इज़ यूनिक। आपके एक ही फ़ोन पे बेशक 3 दफ़ा शो हो या 10 दफ़ा शो हो, लेकिन वो एक ही काउंट होगा क्योंकि वो सेम फ़ोन है, सेम अकाउंट है। So this is the difference between reach and impression. Is this clear? Okay. So now moving forward. वैसे ही आप जब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसमें भी 2 चीज़ें आ रही होती हैं। एक आपका यूजर्स होते हैं, एक होता है ट्रैफिक। तो यूजर्स एंड ट्रैफिक के अंदर भी जो डिफरेंस है वो यही है कि आपका जो यूजर है वो यूनिक है और जो आपका ट्रैफिक है वो यूनिक नहीं होता। अब मैं अगर 3 दफ़ा एक दिन में वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो 3 शो कर रहा होगा कि 3 दफ़ा ट्रैफिक आया वेबसाइट के ऊपर, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद द यूजर्स तो वो 1 शो कर रहा होगा। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। मूविंग फॉरवर्ड, हमने इंप्रेशंस कर लिया, हमने रीच कर ली। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज आपके पास, मतलब आप कह लें कि एक इंडिविजुअल है, उसने कितनी दफ़ा वो चीज़ें देखी है। नाउ इट डिपेंड्स कि मेटा ने तो शो कर दी फीड के ऊपर, इंप्रेशंस काउंट हो गए, लेकिन उसका इंटरेक्शन कितना हो रहा है। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और ये सारे आपके जो मेट्रिक्स हैं सारे आपके टॉप फनल अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन कैंपेन्स के अंदर काउंट हो रहे होते हैं। फिर आप कंसिडरेशन के अंदर ही जब आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जा रहे होते हो या आप लीड फॉर्म्स फिल करवा रहे होते हो, इस तरीके की चीज़ें, तो उसके अंदर आपके पास एक और मैट्रिक आ जाता है, दैट इज लिंक क्लिक। लिंक क्लिक इज कि आपने ऐड देखा, उसके ऊपर एक कॉल टू एक्शन लगा हुआ है, उसके ऊपर टैप कितना कर रहे हैं। कंसिडरेशन के अंदर सिर्फ फेसबुक इतना, या फेसबुक कह रहा हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म इतना ट्रैक करता है कि आपने क्लिक किया और दैट्स इट। आपने क्लिक करने के बाद कोई भी आपका उस पर बिहेवियर हो या आपने जाके कुछ भी वेबसाइट के ऊपर किया, वो ट्रैक नहीं हो रहा होता। कंसिडरेशन इटसेल्फ सेज कि भाई ये मैंने ऐड देखा और यूजर ने उसको दिखाया, यूजर ने देख के उसको कंसिडर करके क्लिक कर दिया। तो कंसिडरेशन एड्स यहीं तक होता है। और इवन कि लीड भी, जो लीड जनरेशन अक्सर हम काउंट कर रहे होते हैं एज अ कन्वर्जन,
बट लीड जनरेशन इन रियलिटी इज अ कंसिडरेशन कि एक बंदे ने फॉर्म फिल करके सबमिट किया है, अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुई है, उस पर आपकी सेल जनरेट नहीं हुई है, तो इस वजह से वो भी मिड फनल के अंदर आ रहा होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द बॉटम फनल। बॉटम फनल होती है बेसिकली आपकी सेल्स कैंपेन, जहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर रहे होते हो लोगों के परचेजेस को, कि मैं कोई भी एड रन कर रहा हूँ, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर परचेज करें। परचेज इटसेल्फ इज अनदर थिंग, और फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द परचेज इज अनदर थिंग। ये आपके दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि उनका प्राइस ब्रैकेट इतना होता है कि उनके मार्जिन इतने होते हैं कि वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो वैल्यू के ऊपर काउंट कर रहे होते हैं कि हमें मैक्सिमाइज वैल्यू करनी है। अगर वो क्वांटिटी के ऊपर करना शुरू करेंगे तो कुछ मतलब आप कह लें कि अब जैसे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हो गई, आप डायरेक्ट उसको रन करें कि उसके अगर एड रन करें उसके ऊपर, तो आप वो उस पर क्वांटिटी वाइज नहीं कर सकते, आप मैक्सिमाइज वैल्यू के ऊपर कर सकते हैं कि इवन अगर 10 दिन के अंदर भी कोई कन्वर्जन हो रही है तो वो उस बंदे के पास डिलीवर है जो उस वैल्यू को सीक करना चाह रहा है। अब ये बिहेवियर्स मेटा अपने पास वो कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है ओवर द टाइम। एक चीज होती है मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई, ये एक टूल है। क्योंकि अच्छा, एक क्वेश्चन ये अभी माइंड में सबके आ रहा होगा कि आप फेसबुक पे रन कर रहे हैं और वेबसाइट पे कर रहे हैं, वेबसाइट इज समथिंग एल्स, मेटा इटसेल्फ इज समथिंग एल्स, और कोई भी प्लेटफॉर्म होगा वो अलग है। बीच में एक गैप है कि मेटा को कैसे पता कि बंदा वेबसाइट पे जाके क्या कर रहा है, बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो कनेक्ट करे, राइट? तो उसके अंदर मेटा पिक्सल कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा पिक्सल इज अ टूल जो आपकी प्लेटफॉर्म को, मेटा को, बिजनेस मैनेजर को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट कर देता है और वो आपस में सिंक हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद कोई भी चीज़ आप अपने एड से रन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो आपका मेटा पिक्सल उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और वैसे ही गूगल के साथ भी होता है, आप टिकटॉक एड रन करो तो उसके अंदर भी इसी तरीके से वो हर किसी के पास एक पिक्सल टूल होता है। तो दैट इज अ ब्रिज बिटवीन योर प्लेटफॉर्म एंड योर वेबसाइट। सो यहाँ तक ये सारी बेसिक्स थी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, कौन से मैट्रिक्स हैं, किस तरह की कैंपेन्स होती हैं, एंड आपका जो फनल है। दीज थ्री थिंग्स आई हैव कवर्ड। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन है किसी का? So actually I'm asking about like Metapixel is like आप अपने events को वो monitor कर रहे होते हैं, like events manager में आपको पता चल रहा होता है how many people have viewed the content, how many of them have gone to the add to cart page or initiate checkout, like that thing. We have multiple events set up for each specific, like एक में landing page है उसमें मैंने base pixel लगा लिया for page view, and किसी ने उसका first form खोला जिसको हमने schedule किया हुआ है, किसी को हमने किया हुआ है सबमिट एप्लीकेशन, इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स के लिए यही चीज के लिए कह रहे हैं ना? बिल्कुल, आप उसमें मल्टीपल इवेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं, आप उसमें कस्टम इवेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कस्टम पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप ये तक देख सकते हैं कि अगर एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है किसी सब पेज के ऊपर, तो आप उसकी सोर्स भी देख सकते हैं कि मेरी कौन सी कैंपेन से एग्जैक्टली यहाँ पर आके वो चीज़ क्लिक हो रही है। और By इसके UTM अलावा का इवन आपके पास जी, वो गूगल एनालिटिक्स के ऊपर भी आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिससे ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। बट फॉर एन इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो क्या कहते हैं आपके बिजनेस मैनेजर्स हैं वो कनेक्ट हुए हों आपकी वेबसाइट के साथ, क्योंकि उनके दरमियान कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेटा भी जो इवेंट्स की ट्रैकिंग कर रहा है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही कर रहा है, एंड देन वो उसमें से फिल्टर आउट कर रहा है कि भाई मैंने 1000 इंप्रेशन सर्व किए, उस पर 1000 में से लाइक 40 यूजर्स गए ऑन द वेबसाइट ना, उन 40 यूजर्स ने क्या किया, कौन कौन से इवेंट्स को लाइक ट्रिगर किया, एंड देन फिर आप अगर अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं लाइक इनिशिएट पेमेंट चेकआउट के ऊपर या एड टू कार्ट के ऊपर, परचेज के ऊपर, तो देन वो उन स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो आपके लोग हैं, यूजर्स हैं, उनको ही वो मैक्सिमाइज करके एंड लोकलाइज करके पुश कर रहा होता है आपकी कैंपेन्स, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स जो आप कैंपेन के अंदर सेट कर रहे होते हैं। एंड सलमान भाई, आई थिंक अब ना एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन करते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल पे तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं,
बट आई थिंक यहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी किसी ना किसी कैपेसिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी एक्सेसिबल. तो आई थिंक कि Yeah, this इवन is a class of weekend. So almost all of them are working people. और ये MBA और उनका मार्केटिंग का बैकग्राउंड भी है सबका. This the course has been designed by the Karachi University to induct तो marketing बेसिक students only. So background इन सबका है. But वो तो फिर since they are all working on campaigns and different things, so इनका part of final semester project भी है. तो इसके हवाले से आई वांटेड कि तो जिसके सर पास जो सवालात हों और डिजिटल तो मार्केटिंग सलमान के भाई हवाले आई से. थिंक अब जितने भी क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सेड, इवन आपके जेनेरिक कोई भी डेली आप जो काम कर रहे हो उससे रिलेटेड भी कोई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आई थिंक हर कोई वो अपना सवाल रखे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट इन द Sure. बेस्ट वे पॉसिबल. So Zain has some question. Zain, आपने रेज किया हुआ है. Do you have any question? सर मेरा प्रीवियस सेशन के हवाले से था क्वेश्चन, तो अब मैं फिर नहीं बाद में वो पूछूंगा. प्रीवियस सेशन तो खत्म हो गया ना बेटा. अभी तो हाँ, इस पूरा सेशन के हवाले से है. तलहा आई गेस इज सेकंड. तलहा मकसूद, do you have any question? यस सर. Please सर ask. मैंने ये पूछना था कि जो एड्स वगैरह हम रन करते हैं डिजिटल मीडिया के, इसके ऊपर जो ड्यूरेशन है उसके हवाले से थोड़ा पूछना था कि ड्यूरेशन जो है वो हम कौन सी इफेक्टिव होती है, कितनी एड जो हम रन कर रहे हैं कितनी Donation? ड्यूरेशन सर. Duration, okay. जी, तो वो हम कितनी देर के लिए ऐड जो हमारा है वो रखें तो फिजिबल होगा या हमारे लिए वर्किंग होगा, ये चीज़. ओके, सो बेसिकली आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आपका ओवरऑल जो ब्रांड है वो किस टाइप का है, आप किस तरीके के लोगों को सर्व कर रहे हो, ये सारे इसमें काउंट होता है. अब मैं एग्जांपल लेता हूँ सेल्स कैंपेन की. ठीक है, अभी जैसे नवंबर आ रहा था तो आपको 11/11 की सेल होती है. ठीक है, अब आप उसकी प्लानिंग करोगे एटलीस्ट 30 डेज पहले, क्योंकि आपने पहले लोगों को तैयार करना है. आपने तैयार करना है कि भाई सेल लगने वाली है, पैसा बचाना शुरू कर दो. तो आप एक एस्टिमेटेड नंबर लोगे कि भाई लोगों की सैलरियां किस टाइम पे आती हैं, किस टाइम के अराउंड आती हैं, उससे पहले आप अवेयरनेस कैंपेन रन करना शुरू करोगी, ताकि अवेयरनेस कैंपेन इज चीपर एंड आपने लोगों के माइंड में सिर्फ हिट करना है कि भाई सेल आने वाली है, लगने वाली है. उसके बाद फिर आप करना शुरू करोगे कंसिडरेशन कैंपेन के भाई मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है, जिसके अंदर आप वेट लिस्ट वगैरह इस तरीके की चीजें कर रहे होते हो. वेटिंग लिस्ट पे लोगों ने ऑप्ट कर लिया, सब कर लिया, एंड नाउ जस्ट लाइक अ वीक बिफोर द सेल आप रन करोगे एक फुल फ्लैज आपकी कैंपेन, जिसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि राइट ऑन द डे की सेल भी दे सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि भाई 7 डेज पहले इतना % डिस्काउंट इन चीज़ों के ऊपर है, या लोग प्री ऑर्डर कर रहे होते हैं इस तरीके से. तो इट टोटली डिपेंड्स कि भाई आप किस तरीके से अपनी पूरी कैंपेन को लेके चल रहे हो. और कैंपेन के अंदर आप सबसे पहले आप अपने कंज्यूमर का बिहेवियर देखो. जैसे मैंने बात की कि भाई सेल्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि लोगों के अकाउंट में सैलरी कब आ रही है, क्योंकि जब तक वो सेव अप उनसे नहीं कराओगे, उन्हें हिट नहीं करोगे वो पैसे बचाएं, जब तक वो सेल पे खर्च नहीं करें, अगर आप मासेस पे बात कर रहे हो. तो इस तरीके से आप पूरी एक कैंपेन का टाइम और टाइमलाइन और बजट डिजाइन कर रहे होते हो, और इसको मीडिया प्लानिंग भी कहते हैं. Great. So next question is from तलहा हो गया वहां से. अमार का क्वेश्चन है. जी अमार. जी अस्सलाम वालेकुम खुजैमा, कैसे हैं आप? खुजैमा मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे बात की मीडियम फनल्स की और बॉटम फनल्स की, व्हाट आर द सेल्स फनल्स? और दूसरा मेरा सवाल ये था कि जैसे आप एड क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें लुक अलाइक एड्स भी बना रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा होता है फ्रॉम द ओरिजिनल एड? ओके, सो मैं आपको बताता हूँ. आपका मिड फनल 3 फनल्स होते हैं, जिसमें आपका जो बॉटम फनल है दैट इज द सेल्स फनल. सेल फनल के अंदर फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इटसेल्फ होते हैं कि आपने यूजर एक्विजिशन, कस्टमर एक्विजिशन करनी है, कस्टमर रिटेंशन करनी है, एंड देन उसकी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं. और जो लोकल लाइक ऑडियंस की जहाँ तक की बात है, लोकल लाइक एड अलग चीज़ है और लोकल लाइक कंटेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ है. जो लोकल लाइक ऐड होते हैं वो ये होता है कि आपका ऑलरेडी क्या कहते हैं, आपका मेटा पिक्सल जो इनफ मेच्योर हो जाए, उसके पास इतना डेटा हो कि उसको पता हो कि आपके पास कौन से यूजर्स हैं जो आपकी चीज़ परचेज करते हैं.
तो जब आप लोकल लाइक ऑडियंस बनाते हैं, वो उसी को सैंपल लेता है और उन जैसे लोगों को जिनके बिहेवियर्स होते हैं आपके पास किसी भी कह लें प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्हीं को टारगेट करना शुरू कर देता है। तो लोकल लाइक जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव कैंपेन्स होती हैं, बट उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि नाउ उसको पता होता है कि भाई इस तरीके के लोग आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो मेटा या कोई भी प्लेटफॉर्म उन्हीं तरह के लोगों को आगे पुश कर रहा होता है, तभी उसको लोकल लाइक भी कह रहे होते हैं। उजैर इमाम का सवाल, ही वाज प्रीवियस क्वेश्चनर बट चले, आई मिस्ड हिम समहाउ। जी उजैर प्लीज। सर मेरा सवाल हमारी कैंपेन से रिलेटेड है, जो हम जिस कैंपेन पे हम काम कर रहे हैं। सर ने 3 फ़नल की बात करी, टॉप ऑफ द फ़नल, मिडल फ़नल और बॉटम ऑफ द फ़नल। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मैच्योर है, लेकिन उसमें फिर कुछ इनोवेशन की गई है, तो उसका जो ऐड है या उसकी जो कैंपेन है वो टॉप ऑफ द फ़नल के हिसाब से बनाई जाएगी क्योंकि अब दोबारा अवेयरनेस क्रिएट करनी है, या फिर दोनों फ़नल्स के लिए अलग अलग कैंपेन जनरेट की जाएंगी कि बॉटम ऑफ द फ़नल के लिए अलग करी जाएगी और टॉप ऑफ द फ़नल के लिए अलग की जाएगी, या फिर सिर्फ स्पेसिफिकली जो है वो टॉप ऑफ द फ़नल को टारगेट किया जाएगा? अच्छा, मैं इसमें आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट है मार्केट में, लोगों को उसको पता है। अब जैसे कि आप हेविल H6 की वो ले लें कि अभी इन्होंने PHEV न्यू लॉन्च की, ठीक है। उससे पहले वो चीज़ मार्केट में नहीं थी, बट हर किसी को ऑलरेडी पता था कि भाई ये हेविल H6 एक गाड़ी है। तो जब वो चीज़ मार्केट में आई विद सर्टेन चेंजेस, तो उन्होंने भी यही किया कि सबसे पहले अवेयरनेस की और एजुकेट करना शुरू किया लोगों को कि अब इसमें ये नए फंक्शंस हैं, तो उसके ये बेनिफिट्स हैं। तो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ चेंज वेंज करें, किसी के अंदर भी कोई आपके पास वेरिएंट लॉन्च होता है, कुछ भी होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो लोगों तक पहले पहुंचाएं। जब आपकी जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि लोगों को पता चल जाए, देन फिर आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या उसके बारे में आप सेल्स के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि जब तक लोगों को उस चीज़ का आइडिया ही नहीं होगा कि उसमें क्या चेंजेस हैं, तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट और आती रहेगी कि पहले जो भी बंदा आपसे लेने आ रहा है, पहले हर किसी को आपको इंडिविजुअली समझाना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर ये चेंजेस हैं। एंड देन उसके बाद वो फिर एक दोबारा माइंड अपना बनाएंगे कि हाँ हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप उसकी अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि भाई इसमें ये चेंजेस हुए हैं, एंड देन फिर वही आप कंसिडरेशन एंड सेल्स के ऊपर जाएं। बॉटम बॉटम ऑफ द फ़नल को हम टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग से न्यू फेज से नहीं, अवेयरनेस करेंगे। आप सबसे पहले अवेयरनेस ही क्रिएट करें उनकी, और उसके ऊपर आपके पास अच्छा अवेयरनेस की कैंपेन्स एक तो थोड़ी चीपर होती हैं क्योंकि आप उस पर परचेजेस नहीं करवा रहे। देन उसी के अंदर कमेंट्स के अंदर कम्युनिटी साइट पे आपको पता चल जाता है कि लोग उसको परसीव कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो आप फाइनल प्रोडक्ट जब मार्केट में सेल्स के लिए आगे ऑफर कर रहे हो, तब भी आपके पास थोड़ा सा उसमें चेंज करने का एक ऑप्शन आ जाता है कि आप ज़्यादा उसको फिर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर से रिलेट कर सकें। तो इस पे एक ये भी बेनिफिट होता है। सपोज दैट सर कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करी है जिसमें हमने इनोवेशन की है, कोई चीज़ ऐड की है, लेकिन हम उसके साथ साथ उसकी सेल्स भी, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम 50% ऑफ या 25% ऑफ की ऑफर भी हम साथ साथ चला रहे हैं, तो हम उसकी 2 कैंपेन चलाएंगे या उसी अवेयरनेस वाली ही कैंपेन में हम इसको भी डालेंगे? आप अवेयरनेस वाली कैंपेन के अंदर अच्छा, कैंपेन के ना 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कैंपेन बनाते हैं, उसके बाद उसमें एक एड सेट लेवल होता है एंड देन एड लेवल होता है। कैंपेन आपने बना दी कि आपका जो भी XYZ वेरिएंट आपने लॉन्च किया वो बना दी। अब जब आप एड सेट बनाओगे वो आप 2 बनाओगे। एक एड सेट के अंदर आपके पास टोटल न्यू आपके वो ऑडियंस होगी जिनको आप बता रहे हो कि क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब दूसरा एड सेट जो बनाओगे ना, आप वो बनाओगे जो लोग आपके एड से इंटरेक्ट कर रहे हैं या एंगेज कर रहे हैं, और उस एड सेट के ऊपर फिर आप अपनी जो आपकी 25% सेल वाली बात है, 25% डिस्काउंट वाली जो बात है, वो आप उस पर लगाओगे कि अच्छा वो फिल्टर आउट हो जाएगा। पहले एड सेट ने सबको दिखाया कि भाई ये चीज़ मार्केट में आ रही है, फिर दूसरे एड समझ गया। सेट ने ये किया कि जिन लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया है ना, एंगेज हुए, उनको दिखाया कि भाई अब 25% आपके पास डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा फोकस हो जाएंगे कि भाई एक तो हम ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे, अब हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इस जी, तरीके से ये काम करता है। कन्वर्ट करना है, अवेयरनेस जनरेट करने के बाद देन कन्वर्ट करना है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। Any more questions? Yes.
सर मैंने अभी एक रिसेंटली रिसर्च रिलेटेड ब्रांड के ऊपर कैंपेन रन की थी। अच्छा, वो क्लाइंट की थी, अवेयरनेस कैंपेन, सारी चीजें उनकी तरफ से थी, हमें जस्ट कैंपेन मैनेजमेंट करनी थी। तो सारी चीजें प्रॉपर जा रही थी। तो इम्प्रेशंस जब आ रहे थे तो उनके पास ना मैसेजेस वगैरह आना शुरू हो गए। लेकिन उनको ये कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि हमें ना 4 अलग अलग एड्स रन करनी थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जब हम स्टेप 1 पे थे तो वो बहुत अच्छी चली, लेकिन जब उनके पास मैसेजेस आ रहे थे तो उनको कंफ्यूजन हो गई कि मैसेजेस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। तो हमें जो है ना लीड जनरेशन फॉर्म आप अटैच कर दें। तो जब मैंने सेकंड रन की ना, वो 1 वीक चली, उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जब मैंने सेकंड रन की तो मैंने उसको पूरा चेंज कर दिया, बिकॉज उनको लीड जनरेशन फॉर्म चाहिए था। हमारा पूरा जो ओवरव्यू था वो यही था कि हम अवेयरनेस चलाएंगे ना, बट फौरन से उन्होंने चेंज कर दिया अपना प्लान, और उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो उसकी सेकंड, आप जो है जितनी भी आप कैंपस रन करोगी उसमें हमारा लीड जनरेशन फॉर्म अटैच होना चाहिए। अब जब मैंने सेकंड रन की तो लीड जनरेशन फॉर्म पे हम लोग वर्क कर रहे थे, वो भी उसके इंप्रेशंस तो बहुत अच्छे आ रहे हैं और लीड जनरेशन फॉर्म भी फिल होके आ रहा है। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि वो कंसिडरेशन में आएगी या कन्वर्जेशन में आएगी। और सेकंड चीज ये है कि जैसे अगर मेरे थाउजेंड्स में इंप्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे फॉर्म जो फिल होके आ रहे हैं वो थाउजेंड्स में तो नहीं आ रहे, जाहिर सी बात है। तो मैं ये सोच रही थी कि उसमें हम और क्या ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि हमारे जो फॉर्म है वो ज्यादा फिल होके आए। ओके, सो बात ये है कि आपका जो फॉर्म या लीड जनरेशन फॉर्म फिल करवा रहे होते हैं या आप मैसेंजर के ऊपर कन्वर्सेशंस लेकर आ रहे होते हैं, ये सारा मिड फनल के अंदर आता है, विच इज़ द कंसिडरेशन। क्योंकि एक ऐड देखा, उस पर कॉल टू एक्शन था, उस पर क्लिक करके आपका फॉर्म ओपन होता है और उसी पे आपका मैसेंजर या डीएम के ऊपर जा रहा होता है, तो वो आपका मिड फनल के अंदर आता है। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पास इंप्रेशन ज़्यादा हैं, बट आपको जो है इम्प्रेशंस टू फॉर्म फिल्ड जो है वो आपको रेशो बढ़ाना है, तो उसके अंदर क्या करते हैं? तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपका जो कंटेंट है वो इटसेल्फ काफ़ी मैटर कर रहा होता है, वो कितना कैची है, उसके अंदर आप क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? पहली ये चीज़ है। फिर आपने ये देखना है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन कर रहा है मेटा के कंटेंट या नहीं कर रहा। टेक्स्ट ही तो नहीं है ज़्यादा, कैप्शन बहुत बड़ा तो नहीं लिखा हुआ, ये छोटी-छोटी चीज़ें ये सारी देखनी है। फिर जो थर्ड बात है वो ये कि इम्प्रेशंस इज़ अबाउट पुशिंग इट आउट। मेटा वो दिखा रहा है जिन लोगों को वो इम्प्रेशंस काउंट हो रहे हैं। उनमें से एक्चुअली कौन उसको खोलता है, फिल करता है, वो यूज़र के ऊपर आता है। तो कभी भी आप कह लें कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ नंबर्स हो ही नहीं सकते। अब जैसे जी, बिलबोर्ड ये है, तो बात है। जैसे बिलबोर्ड हो गया, वहाँ से 1000 गाड़ियाँ गुज़री, तो वो 1000 इंप्रेशंस काउंट हो गए। लेकिन किसके माइंड में वो रजिस्टर होता है या कौन उस पे जाके एक्चुअली देखता है, वो किसी को नहीं पता। तो ये आप अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें आपके पास नंबर्स में आ रही होती हैं, आप ऑब्वियसली काउंट वगैरह सब कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको पता होता है क्या चीज़ क्या हो रही है, कौन सा यूज़र क्या एक्शन ले रहा है। तो आप ये कर सकते हैं। इसको इम्प्रूव करने का ये तरीका है कि आप अपने थोड़ा कंटेंट के ऊपर हो और आपका जो लीड फॉर्म है वो भी डिपेंड करता है उसमें आप कितने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये ना हो कि वो एग्जॉस्ट हो जाए 3 क्वेश्चंस के बाद और वो एग्जिट कर जाए। क्योंकि आजकल का जो बिहेवियर है आपका प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने का, लोग स्क्रॉल करते जाते हैं। 3-4 से ज़्यादा क्वेश्चंस हुए तो हो सकता है वो स्किप कर जाए, एग्जिट कर जाए, अबैंडन कर देगा। तो इस पे भी आप देखिएगा। नहीं, मैंने जर्नल क्वेश्चंस पूछे थे जो हमारे डायरेक्ट इन्फॉर्म में फिल होके ही आते हैं, जैसे हमारा नेम है, ईमेल है, कांटेक्ट डिटेल्स हैं, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, जस्ट इतना ही था। और वो जो कॉपी और कैप्शन और जो आपके स्टैटिक है ना जो मैं यूज कर रही हूँ, वो सब क्लाइंट की तरफ से है, उसमें हम जो है चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो हेल्थ रिलेटेड है। तो उसमें आपको पता है फेसबुक पे हेल्थ रिलेटेड कितना ज्यादा कॉन्शियस बिल्कुल, होती है ये Uzma, सारी this चीजें। this is this तो is इस this is more of an educational session. I would request अपने ऑफिस की कैंपेन्स को डिस्टर्ब वो करेंगे तो फिर खुदामा की 4 घंटे भी हमारे पास कम पड़ जाएंगे। नहीं नहीं So सर, उन्होंने कहा था आप जेनरिक भी पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने हाँ पूछा था। because he जब I guess none of you knows इनको मैंने अभी एक शादी के इवेंट में रुकवाया हुआ है। इनको किसी बारात के साथ निकलना है और ये he is attending the session थैंक यू, with us. So थैंक यू। let's respect each other's time. Questions हैं, I will fairly communicate everyone's questions. कोई questions हैं अगर जो अभी आपको लगता है यहाँ आंसर नहीं हो सकते, I'll communicate to Huzaima. Give it to your CR and I'll get it answered through him. वो मैं रिक्वेस्ट करके इनसे सेपरेटली आंसर्स ले लूंगा उनके। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ा सा we are